राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर और राजकीय इंटर कॉलेज वनभूलपुरा में मुस्लिम छात्रों को शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए स्पेशल छुट्टी देने का मामला सामने आया। खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर की जांच में मामले को सही पाया गया। कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य तिलक चंद्र जोशी ने अपने स्तर से मुस्लिम छात्रों को छुट्टी दे दी, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। मामले में अब मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जायसवाल ने मुख्यालय को पत्र भेजकर प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात को माना है। माना जा रहा है कि जल्द ही वनभूलपुरा के प्रधानाचार्य पर भी गाज गिर सकती है। ऋषिकेश एम्स के पास बैराज कॉलोनी में रविवार शाम को अचानक से राजाजी पार्क से निकलकर हाथी आ गया। हाथी ने एक गूंगे शख्स को सूंड से उठाकर पटक दिया। गनीमत ये रही कि शख्स की किसी तरह से जान बच गई। घटना के बाद से बैराज कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल जंगली हाथी मीराबेन की कुटिया से होता हुआ गंगा की ओर निकल गया। हाथी के जाने से कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। देहरादून में 11 जगहों पर स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कनक चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसके लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए 3 रेस्क्यू एवं पुनर्वास वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। रेस्क्यू किए गए बच्चों के लिए साधु राम इंटर कॉलेज में पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। सीएम ने इस मौके पर 190 करोड़ लागत की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। पर्यावरण संरक्षण बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे हम पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का भी सभी लाभ उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आज 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये योजनाएं पूरे देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार विधायक मदन कौशिक से मुलाकात की। इस दौरान हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को आगामी 25 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि गंगा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जो कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं, इसमें कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। पौराणिक स्थलों के स्वरूप को भी यथावत रखा जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत जिस समय सीएम थे, उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रखे किशोर उपाध्याय ने रावत पर बड़ा हमला किया है। किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की भी बात कही है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में हरीश रावत ने पोस्ट लिखते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें हरीश रावत संविधान हाथ में लिए दिख रहे हैं। वहीं पास ही भगवान गणेश की मूर्ति भी रखी है। किशोर उपाध्याय का आरोप है कि भगवान गणेश की मूर्ति को हरीश रावत ने अपने पैरों के पास रखा है। हमारे शुभंकर है, श्री गणेश आय नमः। सबसे पहले जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मकान बनाना है, तब चाहे कुछ भी करना है, बेटी की शादी करनी है, और उनको अगर आप इस तरह से पैरों में रखोगे तो ये आपकी मानसिकता का द्योतक है। और मेरे विचार से उनको पूरे जो हमारा सनातन समाज है, पूरे विश्व का, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। बीजेपी के ऑब्जर्वर प्रत्याशियों का पैनल बनाकर लौट आए हैं। अधिकांश पैनल में जो नाम सुझाए गए हैं, उसमें उम्र दराज नेता ना के बराबर हैं, यानी कि अब निकायों में भी यूथ का दबदबा नजर आएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौजूदा दौर की बीजेपी में युवा और महिलाओं पर पार्टी का खास फोकस रहा है और उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने खुद को समय के साथ अपडेट किया है, अधिकांश कामकाज को डिजिटल किया है, उसमें उम्र दराज नेता खुद को पहले ही अनफिट महसूस करने लगे थे। आम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में जो पैटर्न नजर आता है, उसमें युवाओं को तरजीह ज्यादा दी गई है।
अब निकाय चुनाव में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। पार्टी ऑब्जर्वर्स ने जो नाम का पैनल सुझाया है उसमें कोई 60 साल उम्र वाला प्रत्याशी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी तौर पर विचार करती है और निकाय में तो इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है और इन सभी में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। इसमें महिलाओं के साथ साथ में युवाओं को भी निश्चित रूप से नई जनरेशन को लाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है। कार्यकर्ताओं की राय जानना और कार्यकर्ताओं की राय के माध्यम से कैंडिडेट का चुनाव करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर अपने कैंडिडेट का चयन करती है। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारे पर्यवेक्षक प्रत्येक निकाय के अंदर जा रहे हैं और निकाय से रायशुमारी करने के बाद वो प्रदेश को देंगे और प्रदेश के स्तर पर तय होगा कि कौन हमारा जिताऊ कैंडिडेट है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, वो हमारा कैंडिडेट रहने वाला है। दूसरी ओर निकायों में कांग्रेस भी कमोबेश इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। ये बात अलग है कि कई जगह पार्टी को दमदार कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहे, लेकिन दावेदारों के जो नाम आ रहे हैं उनमें यूथ की भरमार है। तो इसी क्रम में जो है निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी है वो यूथ, वो युवा जो पार्टी के संघर्ष में पार्टी के साथ खड़ा रहा है पिछले कुछ सालों से और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसके साथ पार्टी खड़ी रहेगी। आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने युवाओं को टिकट देने का कार्य किया। अब इसे बदले दौर की सियासत कहें या डिजिटल युग में पार्टियों की मजबूरी, पैटर्न बताता है कि राजनीति की रेस में अब उम्रदराज नेता पीछे छूटते जा रहे हैं। निकाय चुनाव में भी कुछ यही तस्वीर बनने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल होने हैं, लेकिन इन खेलों के लिए जो मैदान तैयार किए जा रहे हैं वो लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसा ही एक एथलीट ट्रैक है देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में, जिस पर अभी तक करोड़ों खर्च कर चुका है, लेकिन ट्रैक का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। यह है राजधानी देहरादून का एथलीट ट्रैक, जिसे साल 2016 से 17 में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था और फिर इस ट्रैक पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर इस ट्रैक की मेंटेनेंस साल 2022 में की गई। लेकिन मेंटेनेंस पर लाखों उड़ाने के 2 साल बाद जब ओलंपिक संघ ने ट्रैक को ही मानकों के खिलाफ बताया तो एक बार फिर करीब 14 करोड़ की लागत से पुराना ट्रैक उखाड़कर नया ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी के बाद सामने आया है कि 2016-17 में स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में लगभग 14 से 15 करोड़ की लागत का एक एथलेटिक्स ट्रैक बना, जिसकी की वैसे उम्र 10 साल होती है, लेकिन फिर भी अब किन कारणों से 2022 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। लगभग उतनी ही राशि या उससे ऊपर की राशि इस पे लगाई गई। तो 2023 के बाद 24 में आज वो एथलेटिक्स का दोबारा निर्माण हो रहा है। ये क्या बोलते हैं, उतनी लागत से 14 करोड़ की लागत से दोबारा निर्माण हो रहा है। वही मामले में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का कहना है कि ये बात सही है कि 2 साल पहले मेंटेनेंस हुआ था, लेकिन नेशनल गेम्स को देखते हुए पूरा ट्रैक नया तैयार हो रहा है। देखिए, मैं बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा, कई बार जैसे मेरे घर में मानो छोटा कोई काम हुआ तो मैंने उस घर पे पुताई कर दी, वो काम पूरा हो गया। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि मुझे घर की पूरी समीक्षा करानी है, तो उसमें मैं घर की नींव जो हिल रही थी, जिसको कल मैंने पुताई करके ठीक किया था, अब मैं उस नींव को ठीक कर रहा हूँ। तो ये वो स्थिति है और ये बहुत जरूरी है। नेशनल गेम चूंकि ये महापर्व है। यानी विभाग आज भी ट्रैक पर खर्च किए गए बजट को सही ठहरा रहा है और मामले में किसी भी एजेंसी की कमी नहीं जता रहा, जबकि जिस ट्रैक को केवल 14 करोड़ की लागत से तैयार होना था उसमें करीब 32 करोड़ रुपए अभी तक लग चुके हैं और ट्रैक पर काम आज भी अधूरा है, जबकि नेशनल गेम्स के लिए समय बहुत कम बचा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। टिहरी में आयोजित पैराग्लाइडिंग एक्रो एंड SIV चैंपियनशिप का आज समापन हो गया, जिसमें फ्रांस के थियो डी बिग ने प्रथम पुरस्कार जीता। पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित 19 दिसंबर को शुरू हुई चैंपियनशिप में देश विदेश के करीब 210 पैराग्लाइडर पायलट ने अपना हुनर दिखाया और टिहरी झील के ऊपर हवा में कलाबाजी की। पायलट ने कुठा और प्रतापनगर से फ्लाई किया और टिहरी झील के पास लैंडिंग की। समापन कार्यक्रम में डीएम ने विजेताओं को पुरस्कृत किया है।
में लगातार दूसरी साल इंटरनेशनल एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन है। और इसमें विभिन्न राज्यों से ही नहीं, विभिन्न देशों से भी एक्सपर्ट पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ के पहाड़ हैं और जो पानी के ऊपर या आसपास जो एरिया है, विंड है, वो सारी एकदम अप्रोप्रिएट है, बहुत ही अच्छी है। पैराग्लाइडिंग टॉप इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग साइट है जो अभी दुनिया को पता चली है, इंटरनेशनल पायलटों के द्वारा अभी सभी को पता लगेगी। इसकी खासियत है कि इसकी हाइट जो प्रताप नगर से टेक ऑफ करेंगे तो 1350 मीटर की हाइट होगी। काफ़ी बेस्ट है क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड वाला एरिया है ये एयर स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे था, बट जब से यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, पहले यहाँ पे लोकल्स को जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको ट्रेन किया गया और उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पहली बार महिलाएं ई रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगी। रविवार को 10 ई रिक्शा को डीएम ने हरी झंडी दिखाई। जिला प्रशासन ने पहली बार इसका ट्रायल किया, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। साथ ही पर्यटकों के बीच भी अच्छा संदेश जाएगा। वहीं ई रिक्शा मिलने के बाद महिलाएं काफी खुश नजर आईं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ई रिक्शा चला रहे हैं। औरतों में भी बहुत उत्साह है और हम 1 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ। सर आज हम रिक्शा चला रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। आज हम फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं रिप द्वारा क्या कहते हैं हम लोगों को मिला है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सीडीओ साहब के उसमें जो है इसको ई रिक्शे का ये हुआ कि निर्णय लिया जाए, और जो हमारी रीप योजना है न्यू रिलम है, दोनों का जो है हम लोगों ने लिया। और इन महिलाओं 17 महिलाएँ हैं हमारी, इनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई। आईटीबीपी में भी इनकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग हुई, आईटीबीपी ने ट्रेनिंग कराई और अभी इनको ट्रायल के तौर पे हम लोग निकाल रहे हैं। पौड़ी में रोजगार की तलाश में जिन युवाओं ने पलायन किया था, उनमें से कई ने रिवर्स पलायन की राह को चुना और गांव के साथ अपनी भी तकदीर बदल ली है। देखिए। पौड़ी जिले में पलायन के कारण कई घरों में ताले जरूर लटके, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन कर अपनी और अपने गांव की दशा बदल डाली। 2018 के बाद पौड़ी जिले में केवल 3 गांव ही पूरी तरह वीरान हुए, जबकि रिवर्स माइग्रेशन के कारण पौड़ी जिले के 5 ऐसे वीरान गांव दोबारा से आबाद हो गए। अधिकतर युवाओं ने वीरान होते अपने गाँव में लौटकर स्वरोजगार की राह को चुना और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर बाहर जाने वाले युवाओं को भी रोक लिया। अब जाके हमारा जो कोविड के बाद अगर हम बोलें कि 2-3 साल में अब जाके हम थोड़ा एक पेस पकड़ रहे हैं, तो उसके ही फिर हमने हमारे पहले होम स्टे में 4 रूम्स थे, अब हमने धीरे धीरे करके हमने उसको 4 और रूम्स करके टोटल 8 रूम्स की अब हमने उसमें प्रॉपर्टी बना ली है। बहुत अच्छी खबर ये भी है कि 398 गाँव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें लोग अन्य गाँवों के लोग आकर के बसे हैं। 398 गाँव ऐसे हैं जिनमें पौड़ी के 5 गांव ऐसे हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव हैं जिनमें लोग जो है बाहर से लोग आकर के बसे हैं। रिवर्स माइग्रेशन ने ऐसे ही कई अन्य युवाओं की जिंदगी को भी संवारा है। दिल्ली से डॉक्टरी छोड़ अपने गांव में लौटी सविता ने कीवी बागवानी के साथ एप्पल मिशन योजना से जुड़कर सेब की बागवानी की है। वहीं रविंद्र ने मत्स्य पालन कर युवाओं को एक नई राह दिखाई। सर 2018 में मैं यहाँ आ गई थी, तो शुरू में तो ये सारा कुछ बनवाया मैंने, सब कुछ करवाया यहाँ पे लैंड वगैरह ना, फिर पॉली हाउस वगैरह बनवाए, फिर एप्पल मिशन लिया, तो इसमें सरकार का भी काफ़ी योगदान मिला मुझे। शुरुआत तो चलिए मैंने की यहाँ पे आके और सारा काम करवाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सब्सिडी वगैरह है इन सब चीज़ों में, तो मैंने तब सरकार की भी हेल्प ली। मैंने अभी 3 तालाब और अभी मेरे पास 7 टैंक हैं सर, 22 लोग टैंक है, जिसमें कि मैं और आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें 5-6 तालाब और बढ़वाना चाहता हूँ। और जिसमें कि सर मैं प्रतिवर्ष फर्स्ट ईयर मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय 2 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था। पहाड़ी क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, लेकिन रिवर्स पलायन कर लौटे युवाओं ने ये साबित किया है कि बाहरी शहरों के बजाय अपने गांव में ही रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। पहाड़ में कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिजन आज भी गांव में अकेले ही रह रहे हैं, जिन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए गढ़वाल रेंज में जल्द प्रवासी सेल बनेगा, जिससे आम जनता को मिलेगी हर प्रकार की मदद। और इस सेल में दूसरी जगह नौकरी कर रहे लोग अपनी समस्या बता पाएंगे, जिसके बाद निकटतम थाना चौकी पुलिस
उसके गांव में पहुंचकर समस्या का समाधान करेंगे। इस सेल में मेडिकल की दिक्कतों का भी समाधान किया जाएगा। की भी संवेदनशीलता है अपने प्रवासी भाई बहनों के लिए कि उनको एक निश्चित रूप से एक बिना कोई चिंता के वो अपना काम कर सकें। और यहाँ पे पुलिस है, प्रशासन है, गवर्नमेंट है जो उनके परिजनों का यहाँ पे ख्याल रख सके। जैसे सपोज अगर किसी के परिजन की अगर किसी की तबीयत खराब हो गई और उनको कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई एबल्ड एडल्ट नहीं है घर में, तो वो हमारे पुलिस इस रेंज कार्यालय में लिखवा सकता है और हम अपने थाने चौकियों के माध्यम से उनके माता पिता या उनके परिवार तक हम उसमें पहुंच सकते हैं। इस बार नए साल के जश्न में मंगल भारी पड़ रहा है, जिससे कॉर्बेट के आसपास बने रिजॉर्ट्स में 31 को लेकर थोड़ी मायूसी नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। यहाँ देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं, लेकिन इस बार नए साल के जश्न को लेकर यहाँ के रिजॉर्ट कारोबारी थोड़ा परेशान है। दरअसल इस बार 31 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा है। ऐसे में पर्यटकों की भीड़ कम पहुँच सकती है और अगर 31 वीकेंड पर होता तो भारी भीड़ उमड़ती। देखिए, इस बार जो नया साल है उस दिन ट्यूसडे मंगलवार होने की वजह से काफी सारे नुकसान जो है हमारी इंडस्ट्री को देखने पड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा इतनी मारामारी बुकिंग्स की नहीं है। अभी भी काफी सारे रिजॉर्ट 31 को खाली हैं, काफी सारी बुकिंग्स खाली पड़ी है, काफी रिजॉर्ट अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन में हमारा 31 पैक हो जाना चाहिए। उधर इसके बिल्कुल उलट कॉर्बेट पार्क में बुकिंग फुल हो चुकी है। प्रकृति के साथ शांत वातावरण में पर्यटक यहाँ नए साल को वन्य जीवों के साथ मनाने पहुँचने वाले हैं। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन भी अलर्ट है ताकि वन्य जीवों की दुनिया में कोई खलल न पड़ सके। देखिए, नए साल को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अभी सभी जोन्स जो हैं रात्रि स्थगन के इसके लिए बुक हो चुके हैं। और साथ ही साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ये तैयारी है कि नए साल में अगर कोई इस तरीके से हुड़दंग करता हुआ पाया गया या रिजॉर्ट्स में साइलेंट जोन का उल्लंघन हुआ तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रात्रि गश्त की टीमें बना दी गई है और निरंतर जो रात्रि गश्त है वो की जा रही है। कॉर्बेट के आसपास बने इन रिजॉर्ट्स ने पर्यटकों को लुभाने की कई कोशिशें शुरू की हैं ताकि नए साल के जश्न के लिए अच्छी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए चक्राता में तैयारी जोरों पर है, लेकिन पर्यटक स्थल चक्राता में इस बार नए साल का जश्न कुछ मीठा तो कुछ फीका भी रह सकता है। देखिए, प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता में देश भर के लोग यहाँ की खूबसूरती को निहारने पहुँचते हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर चक्राता पर्यटकों से गुलजार रहता है। यही वजह है कि हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ के सभी होटल पैक हो जाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। नए साल और क्रिसमस के मौके पर ना तो वीकेंड की छुट्टी पड़ रही है और ना ही अभी चक्राता में पर्यटकों के लिए मनचाही बर्फबारी नजर आ रही है। यही वजह है कि स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर अभी मायूसी और उम्मीद दोनों झलक रही है। तो जिस हिसाब से क्वारीज आनी चाहिए थी उस हिसाब से भी क्वारी नहीं आई है। सेकेंडली, इस बार जैसे क्रिसमस भी ट्यूसडे का पड़ रहा है वो शायद एक ड्रॉबैक रहेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे सैटरडे संडे टूरिस्ट आता है, हर वीक आता है, उसी हिसाब से सैटरडे संडे का टूरिस्ट आ रहा है। लेकिन हमारे को उम्मीद तो है कि चलो नव वर्ष में जितने आसपास आज 200 से ऊपर होटल खुल चुके हैं, इन होटेलियर्स का बिजनेस बढ़े, सब लोगों को एक उम्मीद रहती है। अक्सर नए साल पर बर्फबारी की संभावना के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक चक्राता आते हैं। कारोबारी बड़ी शिद्दत से अच्छी बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी दिसंबर के लास्ट में पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होने की आशंका जताई है। तो जो यहाँ के लोकल होटल और होम स्टे वाले लोग हैं उनकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्लस जो लोकल रोजगार है, जो होटल चलाते हैं और जिनका फूड स्टॉल ये सब है, उसमें भी उनको जो है टूरिस्ट की वजह से आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये साल जो है पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी अच्छा साल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। चक्राता में आने वाला वीकेंड
होटल और होम स्टे के लिए बहुत खुशखबरी लेकर आने वाला है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि होटल होम स्टे को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही है। देखिए, आने वाला जो भविष्य है चक्राता का, वो होटल और होम स्टे के व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छा है और इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नए साल के जश्न के लिए पुलिस महकमा भी मुस्तैद है। पर्यटक स्थल चक्राता में दाखिल होते ही आपको पुलिस हेल्प डेस्क भी नजर आएगा। इन हेल्प डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मी पर्यटकों की हर संभव मदद के लिए 24 घंटे तैनात मिलेंगे। न्यू ईयर में देखा जाता है कुछ हुड़दंग करते हैं। इस हेतु हमारे द्वारा प्रतिदिन अभी से एक चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें हम ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग आदि पे प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा एल्कोमीटर से चेकिंग की जा रही है और इसी क्रम में हमें अतिरिक्त फोर्स प्राप्त होगा। ऐसे में अब अगर मौसम ने साथ दिया तो नए साल के जश्न से पहले पहाड़ की ये चोटियां बर्फ से सफेद हो गई, तो यकीनन पर्यटक स्थल चक्राता नए साल के जश्न में पर्यटकों से गुलजार नजर आएगा। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता।